नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र में एनडीए टूटेगा, सुनेत्रा पवार ने संभाली एनसीपी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि वह मुश्किलें और जटिल होती जा रही हैं। सब कुछ एक ऐसा संयोजित तरीके से चल रहा है, लेकिन फिर भी हर कोई जानता है। लेकिन अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस वक्त जो इस सरकार के हालात हैं वह एनडीए से शुभ संकेत नहीं दे रहे। इसके दो तीन कारण मैं आप दर्शकों को बताऊं। पहले तो आप दर्शकीय को यह बताना चाहूंगा कि सुनेत्रा पवार ने संभाल लिया है कमान, तो वह बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना। बड़ी प्राथमिकता से यह खबर छपी कि सुनेत्रा पवार बनी एनसीपी की अध्यक्ष। अजीत पवार की मौत के एक महीने बाद पार्टी ने लिया फैसला। एक महीना हो गया और अब सुनेत्रा पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का नया अध्यक्ष चुना गया है। यह फैसला दिवंगत अजीत पवार के निधन के लगभग एक महीने बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। प्रफुल्ल पटेल ने इसकी घोषणा की। सुनेत्रा महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री भी हैं और कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रही है। उनका राजनीतिक उभार तेजी से होगा। अब इसमें महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आखिर पार्टी नेताओं के नाम का किया पार्टी नेताओं ने नाम का किया समर्थन। यह खबर छपी बड़ी तेजी से कि महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने सुनेत्रा पवार के नाम का समर्थन किया और कहा कि यह पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर के उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया। बैठक में नेताओं ने पूर्व एनसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी। 28 जनवरी 2026 को बारामती में एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। वह सारी खबरें चली थी, आप दर्शकों ने भी देखा था, बड़ी महत्वपूर्ण थी वह खबर। अब पार्टी की पूरी कमान सुनेत्रा पवार के हाथ में आ गई। अब इसे समझना जरूरी है। अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी कार्यकारी अध्यक्ष के अंतर्गत थी प्रफुल्ल पटेल। अब ऐसे में पार्टी को किसी पार्टी में विलय करना है नहीं करना है, अध्यक्ष यह फैसला करता है और कार्यकारी फैसला करती है। सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया 48 घंटे के अंदर। इस पर बहुत सारे सवाल उठे और उठने चाहिए थे। वह सही नहीं था क्योंकि 13वीं भी नहीं बीती थी और उनको डिप्टी सीएम का शपथ उन्होंने ले लिया। शरद पवार ने नाराजगी जाहिर की थी, सुप्रिया सुले ने भी। अब एक बार फिर यह कहा जा रहा है कि सुनेत्रा पवार ने जो पिछले दिन, कल ही यह बैठक हुई और कल ही अध्यक्ष चुनी गई 26 तारीख को। मैंने आप दर्शकों को पिछले कई कार्यक्रम में बताया था। अब महत्वपूर्ण यह है कि सुनेत्रा पवार के दोनों बेटे जो शरद पवार के साथ बैठक किए थे और कहे थे कि जल्द एनसीपी फिर एक होगी, यानी कि सुनेत्रा पवार अब इस बात का फैसला करेंगी बैठक करके एनसीपी का, क्योंकि अब अध्यक्ष यह चुन ली गई है कि एनसीपी किन शर्तों पर होगी। लेकिन शरद पवार ने तो रुख साफ कर दिया है। शरद पवार ने यह साफ कर दिया है कि अगर एनसीपी हमारे साथ विलय करना चाहती है तो पहले एनडीए गठबंधन से, यानी कि मोदी सरकार से समर्थन वापस लेना पड़ेगा, उसके बाद एक करने की बात करेंगे, उससे पहले नहीं होगा। यानी कि सुनेत्रा पवार को यह फैसला करना है कि मोदी का साथ छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। छोड़ना है तो ही परिवार एक होगा, नहीं तो परिवार एक नहीं होगा। अब सुनेत्रा पवार का अस्तित्व एकनाथ शिंदे के रहते कोई महत्व नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति में, और केंद्र की राजनीति में बहुत ज्यादा असर नहीं है क्योंकि एक ही सांसद है उनका, तो एक से फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन एकनाथ शिंदे ना रहे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल हो जाएगी।
तो एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी साथ रखेगी जरूर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि सुनेत्रा पवार के सामने पहला विकल्प शरद पवार के साथ पार्टी का विलय करके पार्टी को मजबूत करना होगा, क्योंकि सुनेत्रा पवार नई नवेली नेता है, इतना अनुभव नहीं है कि सुनेत्रा पवार के नाम पर वोट मिले, ऐसा संभव नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके वोट बैंक समाप्त हो रहा है। अब ऐसे में सुनेत्रा पवार को फैसला लेना है, लेकिन शरद पवार का साफ रुख है कि आपको पहले भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेना पड़ेगा। पहली चीज, अगर शरद पवार रणनीति के तहत यह सब काम कर रहे हैं तो पहले सुनेत्रा पवार का एंट्री इंडिया गठबंधन में होगा, उसके बाद एकनाथ शिंदे का, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों जगहों पर मुश्किलें पैदा कर देगा, महाराष्ट्र और केंद्र के अंदर। क्योंकि सुनेत्रा पवार के हटते ही देवेंद्र फडणवीस की सरकार पूरी तरह से महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे पर निर्भर हो जाएगी, और एकनाथ शिंदे का हटने का मतलब होगा कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार भी गिरेगी, बीएमसी का मेयर भी चला जाएगा और केंद्र की सरकार में हलचल तेज हो जाएगी। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने सरकार को फटकार लगा दी है, नोटिस जारी कर दिए। एससीईआरटी में के अंदर जो बदलाव फेरबदल 8वीं कक्षा में किया गया है और न्यायपालिका के ऊपर भ्रष्टाचार का जो पाठ उसमें रखा गया है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त और तल्ख है। ऐसे में पीएमओ के अंदर बड़ी बैठकों का दौर चल रहा है। दो चीजें इसमें हैं कि एक तो सुप्रीम कोर्ट सख्त है और एनडीए गठबंधन के अंदर अब दरार पड़ती जा रही है। इंडिया गठबंधन भी अंदर खाने कुछ बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है, जिसका उजागर नहीं हो रहा है अभी। और मोदी सरकार पर उठ रहे सवाल, इजराइल दौरे ने सारी पोल खोल दी है। ऐसे में मोदी सरकार के अंदर बैठकों का दौर शुरू है। किसके इस्तीफे होंगे या सरकार गिरेगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र में छोड़ेंगे, अगर एनडीए छोड़ देते हैं तो आप दर्शकों को मैंने बताया कि किस तरह सरकार संकट में आ जाएगी। पहले तो महाराष्ट्र की सरकार गिरेगी, बाद में बीएमसी जाएगी और फिर केंद्र की सरकार तलवार की नोक पर आएगी। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी मायूस है और एक भूचाल सी परिस्थिति आने की संभावनाएं लगातार उठ रही हैं। शरद पवार एक ऐसे चाणक्य के तौर पर कार्य कर रहे हैं कि शरद पवार अब भारतीय जनता पार्टी का अब साथ नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया कि मैं अब इस उम्र में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकता। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो साम दंड भेदभाव इसके थे, जो चरित्र उजागर हुए हैं, इसका असर अब जो पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहे थे उनके ऊपर भी पड़ने लगा। इसीलिए शरद पवार ने शर्त रखा सुनेत्रा पवार को कि पहले भाजपा से समर्थन वापस लो, उसके बाद परिवार एक होगा। अब सुनेत्रा पवार को चुनना है कि पार्टी चाहिए या परिवार चाहिए। अब ऐसे में बिहार के अंदर भी एक भूचाल सी परिस्थिति आई हुई है। लेकिन मैं आप दर्शकों को पहले महाराष्ट्र की उन खबरों को बता दूं कि एकनाथ शिंदे के साथ जो राज ठाकरे की बंद कमरे में बैठक हुई थी, फिर और भी बैठकें होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और इस वक्त उद्धव ठाकरे की शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर हमले नहीं कर रही है। जिस तरह संजय राउत पहले एकनाथ शिंदे पर हमले कर रहे थे, अब नहीं कर रहे। इन बातों को गौर कीजिए, या यूं ही नहीं हो रहा होगा। यानी कि बात बड़ी दूर तक अब चली गई है। यानी कि अगर सुनेत्रा पवार घर वापसी के लिए तैयार हो रही है तो एकनाथ शिंदे भी उस तैयारी में है। यानी कि संकट मंडरा रहा है मोदी सरकार के ऊपर, और एनडीए गठबंधन टूटने के लिए जो दरारें जो पड़ रही है वह टूटेगा, ऐसा संकेत दे रही है कि महाराष्ट्र में एनडीए टूटेगा, या संकेत मिल रहे हैं।
लेकिन महाराष्ट्र से ही संकेत नहीं मिल रहे हैं, बिहार से भी संकेत मिल रहे हैं। कल अमित शाह बिहार के सीमांचल में गए और नीतीश कुमार से पटना मिलने नहीं आए। नीतीश, कहा जा रहा है, चर्चाओं में है कि नीतीश कुमार ने मिलने से इनकार कर दिया, समय ही नहीं दिया उनको। गृह मंत्री होंगे जहां के जाइए वहां पर, बिहार का मुखिया नीतीश अब उल्टे पांव चले गए। लेकिन अमित शाह ने बिहार में कुछ बीज बो दिया घुसपैठियों का, कि हम घुसपैठियों को निकाल के बाहर करेंगे। लेकिन अमित शाह यह नहीं बता रहे हैं कि घुसपैठिए कितने हैं, बिहार में कितने हैं, महाराष्ट्र में कितने हैं, आसाम में कितने हैं, बंगाल में कितने हैं। सिर्फ चुनावी मुद्दा ही बनाया जाता है। क्यों? और सीमांचल में ही क्यों यह किया गया? क्योंकि सीमांचल पश्चिम बंगाल का बॉर्डर पड़ता है और पश्चिम बंगाल में चुनाव है। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से बिका हुआ लगता है भारतीय जनता पार्टी के हाथ, या बिक गया है। तस्वीरें देख करके आप दर्शक समझ ही रहे होंगे। लेकिन अब यह एक अलग प्रारूप लेता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह नाम कट रहे हैं लोगों के, और हर राज्य में, किसी राज्य में 70 लाख, किसी में 75 लाख, किसी में 2 करोड़, किसी में 3 करोड़, किसी में 50 लाख जो नाम कट रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को लेने के देने पर जाएंगे। अब नीतीश कुमार बिहार के अंदर, अमित शाह की मुश्किलें तो अब नीतीश कुमार बढ़ाने वाले हैं, और महाराष्ट्र से ज्यादा दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को बिहार से होने वाली है। परिस्थितियां सेम है, लेकिन महाराष्ट्र 19 है और बिहार 20 है मोदी सरकार को बनाए रखने में। क्योंकि बिहार से नीतीश कुमार के हटने का मतलब होगा कि बिहार की भी सरकार गिरेगी और मोदी की भी सरकार गिरेगी। 12 सांसदों के साथ समर्थन दे रहे हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार पिछले दिनों जो तस्वीरें आई, वह महागठबंधन के तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। यही वजह रहा कि राबड़ी देवी के आवास को भी खाली कराने वाले फैसले को पलट दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता के कहने पर नोटिस जारी हुआ था, लेकिन फटकार लगा करके रोक दिया उस फैसले को। अब ऐसे में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के रिश्ते और भी मधुर होते जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतें बढ़ती जा रही है। लेकिन कल जब नीतीश कुमार ने अमित शाह से मिलने से इनकार कर दिया, जैसा चर्चा है उसके आधार पर बोल रहा हूं, तो फिर इस बात पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है कि नीतीश कुमार अब भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। इसके और सारे कई कारण भी हैं। कारण कि बिहार विधानसभा के अंदर हुए हंगामे ने नीतीश कुमार के होश को उड़ा दिया कि भारतीय जनता पार्टी वोटिंग तक की नौबत ला करके खड़ी करती थी, मात्र विधायक निधि बढ़ाने के लिए, जबकि बिहार सरकार के पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए और पेंशनधारी को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। यानी कि खजाना खाली है, लूट खसोट खूब हुआ है, जम के हुआ है। और यह तस्वीरों में भी दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कितना लूटा है, कितना धन मिल रहा है। तो अब बिहार एनडीए गठबंधन के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी अब इस सरकार से अपनी सहमति दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे। और चंद्रबाबू नायडू की मजबूरियां जो भी हो, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार के इतना नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी की वजह से सत्ता में है और नीतीश कुमार भी। नीतीश कुमार अगर छोड़ेंगे तो विपक्ष के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन वह सरकार बना लेंगे। और महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे और सुनीता पवार दोनों छोड़े तो विपक्ष के साथ सरकार बना लेंगे, लेकिन वहां दोनों को छोड़ना पड़ेगा। यहां नीतीश अकेले छोड़ देंगे तो सरकार चली जाएगी।
बिहार में हुआ, लेकिन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में 2/3 बहुमत से अपनी सत्ता में है। उनकी सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी और उनको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मोदी की सरकार धराशाह हो जाएगी। फर्क यह है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद नरेंद्र मोदी को बहुत बड़े मुश्किल में डाल सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू का हिलना मोदी के लिए घातक होगा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के लिए नहीं, क्योंकि 2/3 बहुमत की, पूर्ण बहुमत की सरकार है। नुकसान भाजपा को ही होगा और शिंदे और नीतीश को विकल्प तलाशना पड़ेगा विपक्ष का, तो विपक्ष के साथ मिलकर के उनके तलाश पूरी हो जाती है। फिर एकनाथ शिंदे को सीएम बनने का मौका मिल सकता है महाराष्ट्र में, और नीतीश तो सीएम रहेंगे ही विपक्ष के साथ भी, तो फायदा इन लोगों को होगा, भाजपा को नुकसान होगा। लेकिन इन लोगों को विकल्प की जरूरत पड़ेगी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को विकल्प की नहीं, चंद्रबाबू नायडू खुद एक विकल्प बन जाएंगे इंडिया गठबंधन के लिए, अगर वो छोड़ के इंडिया गठबंधन में आते हैं तो, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सपोर्ट आंध्र प्रदेश में उन्हें नहीं चाहिए, उनका सत्ता ऑलरेडी है, लेकिन चुनाव के टाइम तो चाहिए। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार एक बड़ी संकट से गुजर रही है, लेकिन अब मजबूरियां यह भी है, जो मैंने पिछले कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया था, इजराइल दौरे पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, उस इजराइल दौरे ने बहुत सारे राज खोल दिए कि नरेंद्र मोदी देश के लिए नहीं, वह खुद के लिए गए थे। यानी कि एक कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री है या नहीं है, यह तो देश फैसला करेगा, लेकिन विपक्ष तो यह आरोप लगा रहा है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि अब जो रणनीति बनेगी इंडिया गठबंधन की, बन रही है, ऐसा चर्चा चल रहा है कि रणनीति बन रही है कि अभी तो स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, और बैठकों में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की यह चर्चा हो रहा है कि इस्तीफे पहले करा दिया जाए कि वोटिंग वाली नौबत ना आ जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लोगों पर अब भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और ओम बिरला का, हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा करा दिया जाए, कई और लोगों के इस्तीफे की चर्चाएं चल रही है, होगा नहीं होगा यह तो 9 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक बात यह है कि इंडिया गठबंधन अब कहीं न कहीं अविश्वास प्रस्ताव जो लाने की तैयारी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कर रहा है, अब मोदी भाग नहीं पाएंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि इस बार जो अविश्वास प्रस्ताव इंडिया गठबंधन लेके आएगा, वह नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लाएगा और नीतीश नायडू की सहमति से लाएगा। यहीं पे मार खा जाती है भारतीय जनता पार्टी कि अगर नीतीश नायडू के समर्थन से इंडिया गठबंधन लाता है, सहमति से, समर्थन नहीं सहमति से लेके आता है, तो फिर नीतीश नायडू वोट नहीं करेंगे, मोदी सरकार को नहीं बचाएंगे। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चली है। अब यह बात बड़ी प्राथमिकता से कही जाने लगी। इन सभी बातों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है, सरकार परेशान है और बैठकों का दौर शुरू है। बैठकों से निर्णय क्या निकलेगा, सरकार बन जाएगी, ऐसा संभव नहीं लगता है, क्योंकि यही बजट सेशन का दूसरा भाग है, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी ऐसे ही वक्त पर बजट के वक्त गई थी। यही मार्च और अप्रैल का महीना था और मोदी की भी सरकार ऐसे ही जाती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि सरकार बचती है या जाती है, लेकिन इंडिया गठबंधन एक बड़ी रणनीति के तहत अविश्वास प्रस्ताव पर लाने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है और उसके सामने इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचता। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा, लेकिन आज बैठक में, पीएमओ में चल रही बैठक का क्या निष्कर्ष निकलता है, अगले कार्यक्रम में वह भी लेकर के आप दर्शकों के सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर कर। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।